हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले तो नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि क्लास 12th का ये दिसंबर मंथ का असाइनमेंट आ चुका है, तो असाइनमेंट 4th जो है क्लास 12th का केमिस्ट्री का, तो हम लोग आज उसी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए क्या है, केवल आपको आंसर प्रोवाइड करा देना ये मेरा एम नहीं है, मेरा मकसद या मेरा जो है ये उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि चूँकि इस पूरे कोरोना सेशन में या हम बोले कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ वो अपना प्रॉपर जो है क्लासेस है वो डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से जो है पढ़ाई बच्चों का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो ये याद रखिए कि बोर्ड ने जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन एवरी मंथ दिए हैं, तो ये क्वेश्चन को केवल हमको राइट करके और सबमिट कर देंगे, असाइनमेंट का मार्क्स मिल जाएगा हमको, यही हमारा उद्देश्य नहीं है। याद रखिएगा जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें इस असाइनमेंट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस रिपीट जरूर करेंगे। तो इसलिए मेरे इस वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो है कि इसके आंसर के साथ साथ इसको समझना या इसका प्रिपरेशन भी करना, वो है हमारा उद्देश्य कि आप पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के आंसर को समझें कि ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा। ठीक है, ओके गाइस। तो एक बार फिर से मैं आप लोग को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें, सफलताएं प्राप्त करें। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये असाइनमेंट 4th केमिस्ट्री क्लास का, क्लास 12th की केमिस्ट्री का। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है असाइनमेंट पेपर में वो है ए और बी दो सेक्शन में डिवाइड किया। फर्स्ट आता है व्हाट आर द मीस मेटल, राइट देयर यूजेस। याद रखिएगा मिश्र नहीं बोला है, मीस हिंदी में बोलते हैं मीस धातु। तो मीस धातु और मिश्र धातु क्या है, क्या डिफरेंस है। तो पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं आप लोग को। तो एलॉयज ऑफ लेंथेनॉइड्स आर कॉल्ड मीस मेटल। जो भी आपके लेंथेनॉइड्स के आफ्टर लेंथेनम 57 के बाद जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स से बना हुआ मिश्र धातु, उनका मिश्र धातु ही क्या कहलाता है, मीस मेटल। यानी एलॉय ऑफ लेंथेनॉइड्स इज कॉल्ड मीस मेटल। दियर मेन कंपोनेंट्स आर 90 to 95% lanthanide, 5% iron and sulfur, carbon, calcium and aluminium in traces, मतलब स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो अगर इसी को इसका यूज क्या है, तो इट्स यूज लाइटिंग फॉर लाइटर, ट्रेसर बुलेट्स, कलरलेस ग्लासेस, ये सब की प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है आपका मिस मेटल्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वाले लोग का। तो देखिए प्रॉपर आंसर को आप समझिए कि आंसर में कहता क्या है। तो एक्चुअल में ये आपका लेंथेनॉइड्स के जो एलॉय होते हैं, यानी लेंथेनम, आफ्टर लेंथेनम 14 एलिमेंट्स जो भी हैं सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, उनके जो मिश्र धातु होते हैं उसको हम मीस मेटल कहते हैं। ये इसका जो कंस्टिट्यूटेंट होता है, तो पर्टिकुलर मीस मेटल्स जो बनते हैं उसमें 90 to 95% लेंथेनॉइड्स होते हैं, 5% आयरन और ट्रेस यानी वेरी लेस अमाउंट में जो आपके सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। इसका यूज़ हम लाइटर प्रिपरेशन में, ट्रेसर बुलेट्स जो आपका खोजी जिसको हम बोलते हैं बुलेट में, और ये कलरलेस ग्लासेस बनाने में, इसका कलरफुल ग्लासेस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इसी में है हमारा फर्स्ट का, सॉल्ट ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर कलरलेस वाई। यानी पर्टिकुलर जो जिंक, मरकरी और आपके कैडमियम के जो सॉल्ट बनते हैं वो सॉल्ट कलरलेस या रंगहीन क्यों होते हैं। तो इसके लवण जो है रंगहीन क्यों होते हैं, तो इसका जो है क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर फॉर्म Zn2+ चार्ज, Cd2+ चार्ज एंड Hg2+ चार्ज आयंस हैविंग n-1 d10। इनके जब आयंस का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये देखिएगा Zn2+ चार्ज, Zn एटॉमिक नंबर 30,
तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो उसके बेस पे 2+ चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, तो ये हो गया 28। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट अप करते हैं तो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो 4s0 3d10, तो ये आपका देखिएगा 3d10 है। सेम ऐसे ही कैडमियम एटॉमिक नंबर होता है 48, बट 2+ चार्ज है, दैट मीन्स 46। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट अप करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 एंड 5s0, तो 4d ये पूरी 10 कंप्लीट है। सिमिलर पैटर्न पे आप आइए, मरकरी Hg एटॉमिक नंबर होता है 80, बट 2+ चार्ज आयन है, दैट मीन्स 78। तो हम क्या देखते हैं कि आउटर मोस्ट सबसे लास्ट में जब हम जाते हैं तो ये आप देखिएगा 6s से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये आपका 5d10 ये पूरा 10 कंप्लीट है। तो हम क्या देखते हैं कि जिंक कैडमियम एंड मरकरी आयंस हैविंग n-1d10 electrons are present, so number of dd transition is possible in this। तो इसमें जो है d और d जो d ऑर्बिटल्स हैं इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, जो है रिपल्सन होता है। सो dd ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन दीज ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। तो चूंकि इसमें d ऑर्बिटल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सभी में डी सब सेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सभी क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन जो है युग्म के रूप में प्रेजेंट होता है। सो देयरफॉर देयर सॉल्ट्स आर कलरलेस। सिंपल से अगर हम बोले हैं तो चूंकि कैडमियम जिंक और मरकरी वो जो है आपका जिंक 2+ आयन Cd 2+ आयन एंड Hg 2+ आयन बनाते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, रिलीज करता है, 2+ आयन बनाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर जो इसका n-1 डी सब सेल है उस डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता, पूरे के पूरे जो है वो पेयर्ड के फॉर्म में होते हैं, ऑर्बिटल भरे हुए होते हैं। इसलिए इसका जो सॉल्ट यानी लवण बनता है वो रंगहीन बनता है, यानी कलरलेस होता है, क्योंकि कलरफुल तब होगा जब पार्शियली फिल्डेड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, बट यहाँ जो है कंप्लीटली पेयर्ड फॉर्म में जो है डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से इसके सॉल्ट जो है वो कलरलेस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का भी 2 पार्ट्स हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक आयंस and explain which will be more paramagnetic in nature। मतलब ये है कि हमको क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है, और उसके बाद ये बताना है कि इसमें से कौन जो है ज़्यादा अनुचुंबकी है। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक 2 टाइप्स के होते हैं। पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें पैरामैग्नेटिक हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा कि पर्टिकुलर किसी भी जो आउटर मोस्ट सेल का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल में हमको देखना है इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में है, मतलब पेयर्ड फॉर्म में है या अनपेयर्ड फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, अनपेयर्ड फॉर्म में होगा, यानी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा जो है आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली आपके पेयर्ड फॉर्म में होंगे वो आपका डाईमैग्नेट होगा। तो हम इसको देखते हैं आंसर में। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए Cu+ चार्ज है, तो Cu कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है आपका 29, बट Cu+ चार्ज जिसको हम बोलते हैं क्यूप्रस आयन, तो क्यूप्रस आयंस में एटॉमिक नंबर आपका 28, 1 जो है प्लस चार्ज है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ये आपका रिलीज करेगा। तो ये 4s1 जो होता है तो इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यहाँ पास 3d जो है वो कंप्लीटली आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी पूरी तरीके से ये पेयर्ड है, तो ये फुलफिल है, पूरी तरीके से पेयर्ड है। वहीं पास हम जब क्यूप्रिक आयन की बात करते हैं तो क्यूप्रिक आयन
क्यूप्रिक आयंस में 2+ चार्ज है कॉपर पे, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर इसका होगा 27। तो ऐसे केस में यहाँ पास 3d 9 होता है। तो 3d में आपके फोर्थ जो d ऑर्बिटल्स हैं ये तो कंप्लीटली पेयर्ड फॉर्म में, बट लास्ट वाला जो है वो अनपेयर्ड है। तो इट इज क्लियर दैट इन द Cu प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड, सो इट विल बी डाईमैग्नेटिक। तो ये क्या होगा आपका प्रतिचुंबकीय, जिसको हम डाईमैग्नेटिक बोलते हैं इन नेचर। वेयर एज Cu2+ चार्ज 3d ऑर्बिटल हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर सिंगल 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब सपोज मान लीजिए अपने पास कोई ऐसा आयंस होता जिसमें नंबर ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, तो ऐसे केस में वो Cu2+ चार्ज से भी ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पास क्वेश्चन सिंपल यही पूछा था कि इन दोनों में कौन ज़्यादा अनुचुंबकीय है। तो याद रखेंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा अयुग्मित या पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, तो फिर आपका सेकेंड का ही बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज लेंथेनाइट कंट्रक्शन, यानी लेंथेनाइट संकुचन क्या है। लेंथेनाइट संकुचन, इसको हम बोलते हैं संकुचन। क्या है लेंथेनाइट संकुचन? तो इसका आंसर लिखेंगे, इन द लेंथेनाइट सीरीज रेगुलरली डिक्रीज एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस ऑफ ट्राइवैलेंट। मतलब लेंथेनाइट सीरीज में जितने भी 14 एलिमेंट्स होते हैं सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, तो जैसा जैसा हम लोग आगे बढ़ते हैं सीरीज में, एटॉमिक और आयनिक दोनों का रेडियस जो है वो कंटिन्यूसली, जब ये जैसे जो मेटल होगा वो मेटल्स आयन में कन्वर्ट होगा, Mn3+ चार्ज ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये Mn3+ चार्ज यानी ट्राइवैलेंट अगर आयंस फॉर्म करता है तो ऐसे केस में इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। सो एट एटॉमिक number increases from cerium to lutetium, so this decrease atomic and ionic size of lanthanide is known as lanthanide construction। मतलब ये है साफ साफ कि लेंथेनाइड श्रेणी में आगे की ओर बढ़ने पर हम देखते हैं यानी लगातार उसमें परमाणु और आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। तो इस कमी का कारण यानी परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा है, लेकिन परमाणु के आकार में और आयन की त्रिज्या में यानी आयनिक त्रिज्या में या परमाणु की त्रिज्या में जो कमी आती है, इसकी वजह से उसका आकार कंटिन्यूसली जो है लेंथेनाइड का छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। यही कहलाता है आपका लेंथेनाइड संकुचन। क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइनोनिकेलेट्स आयन ऑन द बेसिक्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टेट्रासाइनोनिकेलेट आयंस को सहसंयोजी बंध सिद्धांत द्वारा समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो अब इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला चीज आप देखिए, इन दिस कोऑर्डिनेशन आयन या कोऑर्डिनेट आयंस निकिल हैव सो +2 ऑक्सीडेशन। निकिल जो है वो आपका +2 ऑक्सीडेशन शो करता है। तो निकिल एटॉमिक नंबर होता है आपका 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये d8 है। तो जब ये 2+ आयन शो करेगा यानी जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन 3d से ना निकल के 4s से निकलते हैं, 4s0 एंड 3d8 ये हो जाएगा। अब ये फर्स्ट आपका इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट, प्रथम अवस्था, जिसको हम बोलते हैं आपका सामान्य अवस्था। इसके बाद जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ पास देखिएगा, अभी तक जितना भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े थे एक्साइटेड स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट सेल में जाता था। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में ना जा करके या नेक्स्ट ऑर्बिटल में ना जा करके, आगे आने वाले कक्षक में ना जा करके, ये पीछे वाली कक्षक में आकर के जोड़ा बनाता है। इसका कारण क्या है, तो कारण ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं ये किस टाइप का है, उपसहसंयोजी यौगिक का आयंस है, यानी कोऑर्डिनेट आयंस है। और कोऑर्डिनेट आयंस में जो सेंट्रल मेटल होता है ये कनेक्ट होता है किससे, लिगेंड से। अब ऑलरेडी आपका लिगेंड क्या है, तो हमारा लिगेंड है साइनेट।
तो साइनेट यहाँ पास देखिएगा कार्बन की वैलेंसी होती है 4, नाइट्रोजन वैलेंसी होती है आपकी 3, नाइट्रोजन का बैलेंसी जो है 3 होगा या 5 होता है, तो यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, बट कार्बन पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 होगा। तो ऐसे केस में ये ट्रिपल बॉन्ड जब क्रिएट करेंगे बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसमें देखिएगा लास्ट में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मीन्स इस पर ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसकी वजह से ये माइनस चार्ज शो करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे केस में ये हमेशा जो है यहाँ पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी ये किसी भी ऑर्बिटल में फिलअप होगा, या यूं बोले कि आपका ट्रांजिशन मेटल्स के साथ जब ये कंपाउंड क्रिएट करेगा, तो ऐसे केस में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पास ये देखिएगा, यहाँ पास ये जंप करके जो है इससे प्रीवियस वाले ऑर्बिटल्स में आ गया और यहाँ पास ये कंप्लीट हो गया। तो अपना रिमेन जो है वो टोटल नंबर ऑफ साइनाइड लिगेंड कितने हैं, तो यहाँ पास देखिएगा CN कोऑर्डिनेशन नंबर, जो इसका उपसहसयोजी संख्या है निकल की, वो कितनी है 4 है। दैट मीन्स हमको 4 ऑर्बिटल चाहिए जिसमें ये सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर सके। तो यहाँ पास आपका देखेंगे 1D 1S 2P, तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो ये आपका सेकेंड वाला कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। थर्ड आपका ये है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स एंड ओवरलैपिंग बोथ। जब हम सेप की बात करते हैं तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, चूंकि कोऑर्डिनेशन जो इसमें हम देख रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, यानी 4 साइनाइड्स जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ फिलअप होंगे। तो यहाँ पास जो है निकिल 2+ चार्ज ये सेंट्रल मेटल में शो करेगा, और Cn माइनस ये जो है 4 आपके कॉर्नर पर ये बनते हैं। तो इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल ना हो करके, चूंकि यहाँ पास लिगेंड है और लिगेंड के पास ऑलरेडी जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से इसका शेप चेंज हो जाके स्क्वायर प्लैनर शेप का होता है। बॉन्ड एंगल ये अब जो है आपका स्क्वायर है, दैट मीन्स 90 डिग्री क्रिएट करेगा। और जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि जिसमें आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी मैक्सिमम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर वो डाई मैग्नेट होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने पर वो आपका जो है पैरामैग्नेटिक होता है। तो चूंकि यहाँ हम देखते हैं कि सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर फॉर्म में है, अतः ये कैसा होगा, डाई मैग्नेटिक यानी अनुचंबकीय प्रकृति का होगा। क्वेश्चन नंबर 4A, द BP एंड MP यानी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाई एंड वाई। मतलब कि जो भी संक्रमण तत्व होते हैं इनका क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होता है, क्यों। इसी का B नंबर क्वेश्चन बोलता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज गुड कैटालिस्ट वाई, यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं ये जो है आपके अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों। तो ये दोनों रीजनिंग क्वेश्चन है। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, पर्टिकुलर आप देखिए कि जो आपका ट्रांजिशंस एलिमेंट वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो हमने जब तक अभी तक जितना भी देखा, आप ये देखिए कि इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन यानी शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। जो रीजनिंग है, यानी हमको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग अब आंसर में आते हैं। तो फर्स्ट अपना जो है क्वेश्चन बोलता है BP एंड MP ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाई, वाई the BP and MP of transition elements are high because these elements form both types of bonds like metallic bonds and covalent bonds। तो पहला चीज़ याद रखिएगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स या एलिमेंट में ये गुण होता है कि ये बोथ टाइप्स के यानी आपके मेटॉलिक यानी धात्विक बंध और सहसंयोजी बंध दोनों बनाने की क्षमता रखते हैं। ये जो आपका मेटॉलिक बॉन्ड क्रिएट करता है ये होता है विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बैलेंस शेल, यानी जो इसके s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटॉलिक बॉन्ड यानी धात्विक बंध बनाते हैं,
जबकि जो n-1d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का शेयर करके आपका कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। सो एंड फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1d ऑर्बिटल्स, हिंस द बाइंडिंग एनर्जी, ये जो आपका बंधन ऊर्जा जो है, जो बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी आर वेरी हाई। सो ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ लैक्टिक एनर्जी, जालक ऊर्जा की अधिकता के कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अधिक होता है। तो अगर हिंदी वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाले देखें तो इसमें सिंपल सा रीज़न ये है कि चूंकि जो संक्रमण धातु होते हैं, ये संक्रमण धातुओं में यह गुण पाया जाता है कि यह दोनों प्रकार के बंध यानी धात्विक बंध और सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। और चूंकि इसमें जो बंधन ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से उस पर्टिकुलर कंपाउंड्स या उस यौगिक की जालक ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। यही कारण है कि उसका क्वथनांक और गलनांक दोनों अधिक होते हैं। इसी में फोर्थ का बी नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज ए गुड कैटालिस्ट वाई। जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं ये जो है आपके अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्यों? तो ट्रांजिशन मेटल्स आर एलिमेंट एक्ट एज ए गुड कैटालिस्ट ड्यू टू द मेटल्स एटम हैविंग द बैलेंस हैविंग द वैकेंट n-d ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहला कारण ये है क्योंकि जो संक्रमण तत्व होते हैं या संक्रमण धातुएं होते हैं, इन धातुओं के पास n-d रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। So they reactant get absorbed, अधिशोषित The reactant get adsorbed on the metal surface and form the intermediate compound and get its so variable valency they formed unstable इंटरमीडिएट एंड गेट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसका मेन कारण क्या है, क्यों ये उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो जब ये उत्प्रेरक का कार्य करता है तो सबसे और पहला मेन रीज़न इसका ये है कि जो संक्रमण धातु होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं, इनके पास रिक्त जो है n-d ऑर्बिटल यानी कक्षक उपस्थित होते हैं, और जिसके कारण ये जो है क्रियाकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल के सरफेस पर अधिशोषित हो जाते हैं, यानी मेटल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और इंटरमीडिएट यानी अंतराकाशी या अंतरा बंध बनाते हैं, इंटरमीडिएट अंतर्माध्यमिक बंध बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं, जो कि वेरिएबल्स यानी विविध प्रकार की बैलेंसी, कहीं 2+ कहीं 3+, इस टाइप का यानी वेरिएबल्स बैलेंसी शो करता है। दे फॉर्म द अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जिसकी वजह से इससे बनने वाला जो कंपाउंड यानी यौगिक होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, यानी उसका स्थायित्व तो कम होता है, और इसके कारण यानी अभिकारक के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु की सतह पर अधिशोषित हो जाने के कारण उसका जो संक्रियण ऊर्जा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट का, वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण वो मेटल और लिगेंड यानी जो भी उसके साथ जुड़ने वाले हैं लिगेंड या आयंस, उनकी जो क्रियाशीलता होती है उसको वो बढ़ा देता है, तो या बढ़ाने में सहायक होता है। तो संक्रमण अवस्था में या संक्रमण तत्व में ट्रांजिशन स्टेटस में जो आपका संक्रमित अवस्था यानी ट्रांजिशन मेटल्स जो होंगे, इनका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, जिसके कारण जो है धातु की सतह पर उसकी क्रियाशीलता जो है बढ़ जाएगी रिएक्टेंट की। यही है आपका, इसी की वजह से इसको हम गुड कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक कहते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक। ओके गाइस, 5th नंबर क्वेश्चन अपना, ड्रॉ फिगर ऑफ शो द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। मतलब d ऑर्बिटल को अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र या क्रिस्टलीय क्षेत्र
में डी ऑर्बिटल को के विपाटन को डायग्राम की सहायता से समझाइए, यानी चित्र की सहायता से समझाइए। अब यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये आपका क्रिस्टल फील्ड विपाटन होता क्या है। तो विपाटन का मतलब या फिर स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि ऑर्बिटल्स का 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड होना। अब ये डिपेंड किस पर करता है, तो सबसे पहले यहाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगा क्योंकि लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो मैं क्रिस्टल फील्ड को थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ कि सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड होता क्या है। तो एक्चुअल में ये समझिएगा कि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाइड किस पर करते हैं, तो ये हम अप्लाइड करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड पर। और जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जो आपका मेटल्स होता है, मेटल कनेक्टेड होता है किसके साथ, ये जैसे आपका मेटल है ऑक्टाहेड्रल में ये बनेगा, तो ये कनेक्ट किससे होगा, लिगेंड, ये आपके लिगेंड्स होते हैं। तो एक चीज और देखिएगा आप कि मेटल्स कनेक्ट हो रहा है लिगेंड से। मेटल ऑलरेडी किस टाइप के मेटल्स हम यूज करते हैं, तो ये आपके जो है ट्रांजिशन मेटल्स यूज होते हैं, जनरली मेटल्स यूज होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स ऑलरेडी जो है उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी जो उसके कक्षक में, यानी ये जो आपका ऑर्बिटल है इसमें ऑलरेडी आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास जो लिगेंड, यानी ये जो आपका लिगेंड है वो इसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, यानी बॉन्ड बनाएगा लिगेंड। तो लिगेंड हम उसी को बोलते हैं कि ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसके पास ऑलरेडी जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और जैसे ही वो मेटल सरफेस पे, जो ट्रांजिशन मेटल्स है उसके सरफेस पर आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों में बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी रिपल्सन फोर्स की वजह से इसका एनर्जी कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो यही जो प्रोसेस है, जब उसका एनर्जी लेवल यानी इंक्रीज होगा तो पर्टिकुलर जो यहाँ पास ऑर्बिटल्स थे जिनमें एनर्जी लेवल सबका सेम था, इसमें जब कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल हाई होती है तो ये जो है आपके 5 ऑर्बिटल्स ये 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाते हैं, T2z एंड EZ, ये 2 पार्ट्स होते हैं। तो इन्हीं का मतलब डी ऑर्बिटल्स का 2 पार्ट में या 2 भाग में बंटने की प्रक्रिया जो है वो आपका कहलाती है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल मैनर और टेट्राहेड्रल मैनर, ये 2 आता है। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल मैनर की बात कर रहा, तो ऑक्टाहेड्रल में मतलब सबसे पहले आप ये समझिएगा कि ये एनर्जी को शो कर रहा है ग्राफ। यहाँ पास डी जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, DXY, DYZ, DZX, ये जो 3 पोर्शन होते हैं इसको हम बोलते हैं T2G, और सेकेंड आपके 2 बच गए ऑर्बिटल्स DX² माइनस Y² एंड DZS², तो इसको हम बोलते हैं DEZ, ये इजी पार्ट्स कहलाता है। अब जैसे ही जो लिगेंड्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस मेटल सरफेस पर आएंगे तो मेटल में ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिनके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसका एनर्जी जो है वो पहले हाई होगा, तो एक लेवल पहुंचेगा जहां पर एवरेज एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, तो वो एवरेज एनर्जी होता है, यानी इसमें सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल जो सेम होता है। इसके बाद अगर एनर्जी लेवल और ज़्यादा हाई हुई तो एनर्जी लेवल हाई होने पर डी ऑर्बिटल जो है आपके 2 पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट हो जाता है, यानी फैल जाता है, टूट जाता है, जिसमें T2G नीचे और TEZ ऑक्टाहेड्रल मैनर में ये जो है ऊपर की ओर चला जाता है। इनके बीच में ये जो हम आपका डेल से शो करते हैं, डेल क्या है आपका स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको डेल ओ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, या फिर इसी को अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा
कहते हैं। ओ से ऑक्टाहेड्रल, डेल से ये एनर्जी, तो ये एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है, इन पर्टिकुलर दो जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं आपके T2z और TeZ, इन दोनों के बीच का गैप होता है, यानी एनर्जी गैप होता है। अब यहाँ पास ये जो लाइन डिनोट किया गया है ये एवरेज एनर्जी को शो करती है। तो कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनका एनर्जी लेवल एवरेज एनर्जी लेवल से हाई हो जाता है और कुछ का लो हो जाता है। तो जिनका लो होता है उसको माइनस में और जिनका हाई होता है उनको हम प्लस में डिनोट करते हैं। अब बात आती है आपके कितने ऑर्बिटल्स जो है वो ईजी में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने 2z में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं T2z की, तो T2z तो एक्चुअल में ये d ऑर्बिटल्स था, तो d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स थे आपके 5। अब 5 से आपके बचे कितने, 1 2 3, मतलब 2 आपके स्प्लिट हो गए, तो ये आ गया। अब इसको हम जब 2/5 यानी डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपका 0.6, दैट मीन्स इसका ये जो वैल्यू आएगा वो आपका आ गया 0.6, और चूंकि इसका एनर्जी लेवल हाई है तो ये जो है ज़्यादा होगा। सेम ऐसे ही अगर हम ईजी की स्प्लिटिंग की बात करें तो ईजी वाले ऑर्बिटल्स में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स होंगे आपके 5, और ईजी को छोड़कर कितने चलेगा, तो इसको जो है छोड़ करके 3, ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपके ये स्प्लिट हो गए, तो यहाँ आ गया आपका 3। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाता है 0.6, और जब आप 2/5 करेंगे तो ये आएगा आपका 0.4। तो चूंकि 0.4 जो है ये यहाँ से स्प्लिट होने वाले जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो 2 स्प्लिट हो रहे हैं, मतलब इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो माइनस में होगा, क्योंकि एवरेज एनर्जी लेवल से ये नीचे जाता है, तो -0.4, और इसमें आपका आ जाएगा +0.6। अब इस एनर्जी लेवल का यूज़ कैसे करते हैं या क्या यूज़ है, तो ये CFSE कैलकुलेट करने में इसका यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -0. चूँकि ये माइनस में आया है तो -0.4x + 0.6y इंटू डेल ऑक्टाहेड्रल, मतलब एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पास x जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2z ऑर्बिटल, T2z ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो रिप्रेजेंट करेगा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EZ, इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y से जो है EZ ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, x से जो है आपका 2z ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही आपका फर्स्ट यानी 5A का आंसर है। ड्रॉ द फिगर ऑफ शो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड। तो यही आपका अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी ऑर्बिटल के विपाटन को चित्र की सहायता से हमने समझा। ये औसत ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगा, ये फ्री मेटल यानी मुक्त अवस्था में धातु जब एटम रहेंगे तब उसका एनर्जी लेवल, और यहाँ पास हमेशा याद रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब उसमें जब एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा और विपाटन की क्रिया होगी, यानी कहने का मतलब ये स्प्लिट होगा, तो स्प्लिट होगा तो टेट्राहेड्रल में T2z ऊपर होता है, TeZ नीचे हो जाता है, T2z ऊपर होगा, EZ नीचे होगा, ऑक्टाहेड्रल में EZ ऊपर होता है और 2z जो है वो नीचे हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं B नंबर क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट है ये K4FeCN6, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब याद रखिएगा ये कैसा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का पहला रूल होता है कि हम इसको पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट्स में या फिर आयंस में इसको स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा क्या, 4K प्लस चार्ज प्लस FeCN6 4 माइनस चार्ज। तो ये रूल कहता है कि सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर में
पॉजिटिव आयंस का नॉमेनक्लेचर पहले करते हैं, यानी केटायन का नामकरण पहले करते हैं। तो यहाँ पास केटायन का नामकरण करेंगे तो इससे हमको नंबर से कोई लेना देना नहीं होता, सीधा सीधा ये के यानी पोटेशियम। इसके बाद ये जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर यानी उपसहसयोजी मंडल। तो जब हम उपसहसयोजी मंडल का नामकरण करते हैं यानी उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें भी जैसे ही ये जो आपका बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है इसके जस्ट बगल में जो रहता है ये कहलाता है आपका सेंट्रल मेटल, सीएम सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल के बाद जितने भी स्पीसीज या फिर मेटल्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सभी लिगेंड का वर्क करते हैं। तो हम पहले नॉमेनक्लेचर किसका करते हैं, लिगेंड का करते हैं। लिगेंड क्या है अपना CN, और लिगेंड के आगे क्या है, एक नंबर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसयोजी संख्या। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को इसमें लिखेंगे, तो पोटेशियम के बाद लिखते हैं हम 6 है तो हेक्सा। फिर आपका लिगेंड CN को हम पढ़ते हैं साइनो, हेक्सा साइनो। उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर करेंगे सेंट्रल मेटल का। तो सेंट्रल मेटल का नॉमेनक्लेचर करने का भी रूल है कि अगर सेंट्रल मेटल जो है वो आपका केटायन में प्रेजेंट है तो सिंपल उसका जो नॉमेनक्लेचर होता है उसको नाम लिख दिया जाएगा। बट अगर मान लीजिए आपका जो सेंट्रल मेटल है वो निगेटिव यानी एन आयन वाले पार्ट्स में आता है तो ऐसे केस में सेंट्रल एटम्स या सेंट्रल मेटल के नाम के अंत में यानी सफिक्स में हम एट जोड़ देते हैं, ATE एट एज ए यूज करते हैं हम लोग सफिक्स। तो फेरस, फेरेट, चूंकि ये देखिएगा यहाँ निगेटिव आंसर तो ये हो जाएगा आपका फेरेट। इसके बाद यहाँ पास स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग जो है आपका रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पास CN -1 × 6, आयरन का हमने लेट कर लिया X जो फेरस है, पोटेशियम का होता है +1 तो 4 × +1 = 0। तो ये आपका हो जाएगा कितना, -6 + 4 प्लस माइनस माइनस तो X -2, दैट मीन्स इसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 2। तो फर्स्ट वाले का IUPAC नॉमेनक्लेचर में नेम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है PTNH3 फिर सेम पैटर्न पे आएंगे। तो सबसे पहले इसको हम पॉजिटिव निगेटिव यानी केटायन और एनायन में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ देखिए Cl है, Cl पर माइनस चार्ज लगता है, दैट मीन्स ये जो आपका कोऑर्डिनेट स्पीयर्स है, स्पीयर इस पर लग जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये आपका 2Cl निगेटिव चार्ज। अब अपने को मालूम है कि सबसे पहले अपन नॉमेनक्लेचर किसका करते हैं, पॉजिटिव आयन यानी केटायन का। केटायन चूंकि अपना कोऑर्डिनेट स्पीयर है तो ऐसे केस में पहले लिगेंड में देखिए NH3 को बोलते हैं एमीन, और यहाँ पास ये देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 तो 2 मीन्स डाई, सो डाई एमीन। और PT प्लेटिनम, तो चूंकि केटायन है तो सीधा सीधा हम प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे। सो डाई एमीन प्लेटिनम, ये ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल मेटल के बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर राइट करते हैं, और Cl यानी ये आपका सीधा सीधा क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये याद रखिएगा कि जो एमीन होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर वो आएगा 0। एंड क्लोरीन का होता है -1 तो -1 × 2 तो -2। सो PT का X कर लिए, सो X + 0 + -1 × 2 = 0, दैट मीन्स X - 2 = 0। सो यहाँ भी ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आ गया 2 आया। तो इसका आपका IUPAC नेम हो गया डाई एमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। ओके गाइज, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है क्लास 12th केमिस्ट्री का असाइनमेंट 4th यानी दिसंबर मंथ का असाइनमेंट जो है ये पूरे क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। सो प्लीज़ गाइज इसको वॉच कीजिए, प्रिपेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।